बहुत ही शानदार टॉपिक है और बिल्कुल ध्यान से आप इसको सुनना। चलो बात करते हैं पहले कि प्रिज्म होता क्या है। देखो, प्रिज्म के बारे में जब भी हम नाम सुनते हैं प्रिज्म, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। सही बात है। तो प्रिज्म क्या होता है? एक कांच ही तो होता है और उसके एक सतह पर जब सूर्य का प्रकाश अर्थात श्वेत प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश आपतित कराया जाता है तो उसे 7 रंगों में विभाजित कर देता है। ये चीज़ हमें याद है और इसी कंसेप्ट के बेस पर हम चलते हैं इस टॉपिक में, जहां हम इसका मैथमेटिक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और एग्ज़ाम में ये बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए पूरा इसको ध्यान से समझेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करें कि प्रिज्म की परिभाषा क्या है। देखिए, प्रिज्म जो होता है ना, जब हम एज ए डायग्राम बनाते हैं कॉपी में, तो कुछ ऐसा डायग्राम हम बनाते हैं। प्रायोगिक जो परीक्षा है उसमें भी हमारे लिए सिलेबस में है, तो हमने वहाँ भी इसको किया है। तो ऐसा ही एक डायग्राम हम बनाते हैं, क्योंकि प्रिज्म को जहाँ से आप रखते हो वहाँ की ऐसी एक सरफेस होती है और वैसे होती है कुछ ऐसे। अब आप देख रहे हैं इसमें ये ऊपर 2 त्रिभुज टाइप में दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, और ये एक पूरा प्लेन आयताकार रूप दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, ये जो वक्रता पृष्ठ होते हैं ना, ये एक एंगल पर झुके होते हैं, एंगल पर झुके होते हैं। ये पृष्ठ इनके बीच में हमने कोई एंगल रख दिया, ये देखो ऐसे रख दिया, तो ये क्या बन गया? ये प्रिज्म बन गया। तो परिभाषा की बात करते हैं कि किसी कोण पर, किसी एक एंगल पर झुके हुए 2 अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि कांच है ना, तो कांच में तो क्या होता है? अपवर्तन ही होता है। तो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं प्रिज्म। कोई समस्या आपके इसमें नहीं होनी चाहिए। ये प्रिज्म की परिभाषा हो गई। परिभाषा नहीं पूछते हैं, हमें जाना है इसके डेरिवेशन के अंदर। चलो, 2 अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना कोण क्या होता है बच्चों? प्रिज्म या अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं, अब आपको जाहिर सी बात है, एक समबाहु त्रिभुज की तरह लग रहा है, तो इसका मतलब प्रिज्म भी एक समबाहु त्रिभुज की सरफेस बना रहा है। तो प्रिज्म कोण कितना होता है यहाँ पर? 60 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आगे इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया किसकी? प्रिज्म की। तो पहले आपको ये चित्र समझना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले हम चित्र ही बनाएंगे और चित्र को समझ लोगे तो आगे डेरिवेशन में आपके किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। चलो मैं आपको डेरिवेशन के लिए पहले ये डायग्राम समझाता हूँ। देखिए, इस डायग्राम के अंदर हमें करना क्या है? सबसे पहले एक प्रिज्म की शेप लेनी है, ठीक है, प्रिज्म का आकार लेना है, ओके। फिर इसमें प्रकाश की किरण क्या करवाएंगे? आपतित कराएंगे। तो चलो साथ साथ में हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें ये देख रहे हैं आप प्रिज्म की किरण, प्रिज्म की सतह पर ये जो प्रकाश किरण है P, ठीक है, कहाँ आ गई? P से Q तक। देखिए आप ध्यान से, इसमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे, चित्र आपको क्यों समझना है। PQ, तो PQ बच्चों यहाँ पर क्या है? आपतित प्रकाश किरण, जिसको प्रिज्म की सतह AB पर क्या करवाया गया है? आपतित करवाया गया है, कुछ ऐसे। अब जैसे आपको पता है कि ये आपतित किरण है, तो आगे इसकी क्या जाएगी? अपवर्तित किरण। तो ये रहा यहाँ पर देखो Q से R, चित्र में देखिए आप, Q से R क्या है? एक अपवर्तित किरण है। और फिर देखो वायु से कांच और कांच से वायु, ठीक है। तो PQ, QR और R से S, ये क्या हो गई? वापस निर्गत हो चुकी है, ठीक है। अब देखो हमें पता है अपवर्तन के नियम होते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। तो अभिलंब भी दिखाओ इसमें, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये देखिए, ये हमने अभिलंब डाल दिया। अब जाहिर सी बात है, अभिलंब इस AB से क्या होगा? लंबवत होगा। समझ गए ना? तो यहाँ आप इसमें डाल रहे हो इसको लंबवत, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री तो होगा, अभिलंबवत। और ये हो गई अपनी आपतित प्रकाश किरण। और अभिलंब से बनाया गया ये कौन होता है? आपतन कोण, I से लिखेंगे, ओके, ठीक है। और जो अंदर की ओर कोण बनेगा वो बनेगा अपवर्तन कोण R, ठीक है। अब इसमें हम ध्यान ये देना है कि सतह इसमें 2 हैं, एक तो AB पर आ गया, चलो हमने I से दिखा भी दिया, कोण I आपतन कोण हो गया। फिर देखिए जैसे अंदर गई तो अपवर्तन कोण अभिलंब से, ये अभिलंब दिख रहा है आपको, ये अभिलंब है, इस अभिलंब से बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कौन सा हो गया? ये रहा R1, ठीक है। चलो R1 हो गया। फिर R1 की बात की, फिर हम आगे चले गए यहाँ पर, ओके। अब जैसे आप यहाँ आए R के लिए, तो अब देखिए आप वापस वही, पहले वायु से कांच, कांच से
वायु। ठीक है, तो अब वापस अभिलंब से, ये भी अभिलंब है, देखो ये भी क्या है, अभिलंब है। अब इस अभिलंब के अंदर पहले जो आपतन कोण है वो अपन ने मान लिया R2, और जो बाहर जो कोण जा रहा है यानी जो अपवर्तन के बाद जो कोण है उसको हमने मान लिया E। ये आप I भी मान सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये पहले वाले कोण के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक है, चलो अपन एक और देखते हैं। यहाँ हमने E माना ताकि इसे हम निर्गत कोण कह सकें। क्या कह सकें, इसको हम निर्गत कोण कह सकें, इसलिए हमने इसको E मान लिया। तो I क्या है, आपतन कोण, R1 R2 क्या हो गए, अपवर्तन कोण, और बाहर E क्या हो गया, निर्गत कोण, 4 कोण हो गई। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रिज्म से अपवर्तन है, और उसमें क्या होता है, विचलन होता है। उस विचलन की बात करें भाई, विचलन जैसे हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की किरण आ रही है, आपने कोई लेंस या कांच लगा दिया तो उससे क्या हुआ, वो टकराया और सीधी नहीं जाएगी, किसी न किसी एंगल से मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जिधर जानी चाहिए थी उधर वो नहीं गई, और उधर नहीं गई इसका मतलब वो किरण क्या हो गई, वो विचलित हो गई। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ ये आपतित प्रकाश किरण है, अगर इसको आप आगे बढ़ा दें तो ये देखो पीडीएस पर जा रही है, और इसी प्रकार से आप निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दें, आपतित किरण को आगे बढ़ा दें, निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दें, तो ये जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये देखो यहाँ मिल रही हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ एक कोण बन जाता है, और उसे हम कहते हैं बच्चों विचलन कोण। क्लियर, चलो तो ये आपके कोण हो गए इसके अंदर। फिर बच्चों इसमें हम इसके मैथमेटिक करेंगे, तो मैथमेटिक को हम समझते हैं विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका डायग्राम है, डायग्राम समझना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें जो I, R1, R2, E जो आपको दिख रहे हैं ये आगे मैथमेटिक इक्वेशंस बनाने में हमारे काम आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिज्म से अपवर्तन की बात करते हैं, तो इसमें ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। जो आप देख रहे हैं कि एक प्रिज्म का अनुप्रस्थ भाग ABC, हमने जो प्रिज्म लिया है वो क्या है, ABC भाग है, ये लीजिए ABC भाग है, और उस पर एक PQ प्रकाश किरण आ रही है। बिल्कुल हमने PQ ही आपतित करवाई है, PQ आप चित्र में देख सकते हैं। आपतित प्रकाश किरण क्या हो रही है, AB पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और जब ये आपतित हो रही है तो QR दिशा में ये अपवर्तित होते हुए AC पृष्ठ से R दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। चलो अब हम इसके मैथमेटिक की शुरुआत करते हैं। बच्चों समझ लो, बिल्कुल आसान सा है, कोई आपकी समस्या इसमें नहीं आएगी। देखिए ध्यान से, A, ओके, Q, फिर M, फिर R, देखिए 4 कोने हैं, मतलब चतुर्भुज, नाम क्या हो जाएगा, AQMR। क्या हो गया, AQMR एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप कहेंगे सर चक्रीय चतुर्भुज तो वो होते हैं जिनके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यहाँ ये कैसे संभव है, चलो बताते हैं। देखो आपको पता है कि ये एक अभिलंब है, ये जो लाइन दिख रही डॉट डॉट एंड से आ रही है, ये अभिलंब है किस पर, इस AB पर। तो ये अभिलंब है, तो इसका मतलब ये AQM 90 डिग्री होगा ना, बिल्कुल होगा। और ऐसे ये अभिलंब इधर है, तो MRA क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये अभिलंब है, और 90 + 90 कितना होता है, 180, और चतुर्भुज के चारों कोणों योग होता है 360 डिग्री। 360 में दो कोणों का योग आ चुका है, कितना, 180, माइनस कर दो, तो अगले दो कोण भी क्या हो जाएंगे, A और M जो आपको दिख रहे हैं, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए हमने इस AQMR को चक्रीय चतुर्भुज कहा है, और हमने लिखा है AQMR एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके अंदर आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है। इसलिए हमने ये एक तो A कोण जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, और एक ये वाला इसके सामने, एक तो ये हो गया A कोण, और एक ये QMR, तो QMR और ये इन दोनों कोणों के आमने सामने का जो कोण दिख रहे हैं, इनका जो योग है वो कितना है बच्चों, वो 180 डिग्री है। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना, क्योंकि हम पहले समीकरण बना चुके हैं। इसी प्रकार हम बनाएंगे समीकरण 2, देखिए बहुत आसान तरीके से बना देंगे। तो दूसरे समीकरण के अंदर आपको आना है इस छोटे त्रिभुज में जिसका नाम है Q, ये रहा Q, M और R। ठीक है, इसके अंदर R1 R2 हमें पहले से दिख रहे हैं, बस तीसरा कोण ही नहीं दिख रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो R1 + R2 का जो योग होगा वो 180 में से माइनस हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं R1 + R2 बराबर कोण
क्यू एम आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, समझ गए ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने इसको लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू एम आर बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों पहले आपको ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो ये आप बना चुके हो। अब देखो आगे का काम करते हैं। अब अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना की जाए तो आप देख रहे हैं क्यू एम आर यहाँ भी है और उस समीकरण में भी है, तो दोनों कट जाएंगे। 180 भी इसमें भी है और उसमें भी, वो भी कट जाएंगे। तो बचेगा क्या उसके अंदर, तो बचेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। समीकरण 1 में बचेगा ए, ठीक है, और समीकरण 2 में बचेगा R1 प्लस R2। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब हम कॉपी में लिखेंगे प्रॉपर वे से तो हमें साफ साफ दिखाई देगा। समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना की जाए तो हम कह सकते हैं उसमें ए एक्स्ट्रा है और इसमें R1 प्लस R2 एक्स्ट्रा है, दोनों का मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर है। ठीक है, चलो, तो आपतित किरण जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण को अगर आगे बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को पीछे खींचा जाए तो दोनों के बीच में एक कोण बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण, डेल कहते हैं। तो बच्चों न्यूनतम विचलन कोण की जब बात की जाती है तो ये मिनिमम कंडीशन में होता है। और आपतित किरण और निर्गत किरण के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूनतम विचलन कोण होता है, इसकी एक खास बात होती है। वो बात ये होती है कि आपतन कोण के संगत विचलन कोण के मान में जो भी मान है, चलो ठीक है, उसको नोट कर लिया। अब उसके मान में धीरे धीरे क्या होती है, थोड़ी कमी होती है। जैसे परवलय ग्राफ देखा है, परवलय मतलब आपतन कोण के संगत हमें विचलन कोण का कोई मान प्राप्त हो गया, ओके। फिर हमने दूसरा मान निकाला तो हमने देखा कि वो मान विचलन कोण के मान में थोड़ी कमी हुई। फिर तीसरा मान निकाला, फिर कमी हुई, ठीक है। फिर चौथा मान निकाला तो हमने देखा मान वापस बढ़ गया। तो अब बढ़ गया ना, तो अब वो और बढ़ता ही रहेगा, वो घटेगा नहीं। ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि अगर एक बार कम होने के बाद बढ़ गया तो बढ़ता ही जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं बच्चों हमारी गणितीय इक्वेशन की। तो गणितीय इक्वेशन के अंदर वो परिभाषा आपको समझाने के लिए वहाँ पर दिखाई गई है कि विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, तो हम फिलहाल मैथमेटिक्स डेरिवेशन में वापस आते हैं। तो हम देखते हैं अब इसमें, अब देखो अब इसमें समस्या क्या है। अब इसमें आपकी समस्या एक आएगी क्या, कि आपको निकालना है विचलन कोण का मान। इसीलिए वो परिभाषा वहाँ पर लिखी हुई थी, हमें विचलन कोण ज्ञात करना है। विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल से, ठीक है, विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल से। तो डेल जो कोण है वो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, ये बिल्कुल डेल यहाँ पर, ठीक है। अब डेल के संगत हमें मान निकालना है, कैसे कैसे, चलो देखते हैं कैसे निकालें डेल के संगत। ध्यान दीजिए आप इसमें, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये मान लो इसका एक बहिष्कोण है। इस चित्र में आप देख रहे हैं डेल एक बहिष्कोण है। ध्यान से देखिए, डेल एक बहिष्कोण है किसका, ओ क्यू आर का, ठीक है, लिखा हुआ भी है ओ क्यू आर का एक ये क्या है, बहिष्कोण है। चलो बात करते हैं। लेकिन अब इस ओ क्यू आर में आप देखो, इसका तो हमें पता नहीं ओ का, लेकिन इसका पता है कैसे। ध्यान दीजिए, ये ए भी आपकी सतह होगी, ओके, ये हमारा हो गया अभिलंब, ओके, ये आ गई आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, और ये मुड़ गई यहाँ पर इधर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अपवर्तन कोण आ गया। अब जानी चाहिए थी किधर, इधर, भाई आपतित किरण जानी चाहिए थी इधर, ठीक है, लेकिन चली गई इधर, मतलब सघन माध्यम में जाएगी, अभिलंब के पास आएगी। तो आप देखो ये पूरा कोण जो आपको दिख रहा है वो इस पूरे कोण के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो ये कोण कितना मानते हैं अपन, आई मानते हैं। तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब आई के अंदर ये हमने कितना मान लिया, R1, तो बच गया कितना, बच गया आई माइनस R1। ये एक खास बात है जो आपको प्रॉब्लम करेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए। ये पूरा अगर आई है तो ये भी पूरा क्या होगा बच्चों, आई होगा। और आई के अंदर ये R1 है, ये तो आई हो गया, और ये R1 है, तो बचा हुआ कितना होगा, आई माइनस R1। इसी प्रकार इसका जो दूसरा भाई है उसके लिए भी क्या हो जाएगा, उसके लिए आप चित्र में देखिए वापस, देखो ये हो गया, बिल्कुल छोटा लिखा हुआ है आई माइनस R1। तो इसी प्रकार से ये वाला कोण क्या है, ई है, ठीक है। जब ये ई है तो ये बड़ा वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये ई हो जाएगा। और इसमें बीच में ये कितना है, ये नीचे वाला कितना है,
R2 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2। ओके, तो देखो तो भाई इस कोण का मान अंदर बनने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। और इसके अंदर बात की जाए तो एक कोण तो है I माइनस R1 और दूसरा है E माइनस R2, और हमें इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब सीधा सा है माइनस R1 माइनस R2, बोलते हैं भाई भाई हैं, चलो भाई भाई हैं तो माइनस कॉमन ले लो, बच गया क्या R1 प्लस R2 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया I प्लस E। लेकिन आपको ध्यान है R1 प्लस R2 अभी सोल्व किया था समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से, और ये आया था A के बराबर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 को रख देंगे यहाँ पर A, ये आ जाएगा डेल बराबर I प्लस E माइनस A। आगे समझ में, डेल बराबर I प्लस E माइनस A। ये आपकी जो समस्या आनी थी वो आ चुकी है, सोल्व कर चुके हैं। नहीं समझ में आया वीडियो आप दोबारा देखें, और इससे आगे आपकी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें स्नेल का नियम, पिछले वीडियो में आपको खूब बताया मैंने स्नेल का नियम, और इसीलिए कहते हैं कि बार बार पीछे वाले वीडियो आप ज़रूर देखें। स्नेल का नियम है साइन I बट्टा साइन R बराबर n/1। साइन I में I लिखा हुआ है, साइन R में R लिखा हुआ है। तो अब हमें I और R के यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान ज्ञात करने होंगे, और वो स्नेल के नियम में रखने होंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलो I और R के मान देखिए। अब यहाँ से इस डेरिवेशन का सेकंड हाफ स्टार्ट हो गया है, और सेकंड हाफ जो होता है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन से अप्लाई होगा, और वो पर्टिकुलर कंडीशन जो होगी वो होगी इस कोण की, जिसे हम कहेंगे सबसे ज़्यादा मिनिमम कोण, डेल मिनिमम। ठीक है, मतलब डेल विचलन कोण है, लेकिन अब वो कोण जो बिल्कुल सबसे लास्ट में जाकर है, मान कम होते जा रहे हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहलाते हैं। और लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कम होगा उसके बाद में आप कम नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण, और डेल MIN। ये ग्राफ भी परीक्षा में आया हुआ है, इस टॉपिक के साथ ये ग्राफ जरूर आएगा, समझ लीजिए। सबसे पहले जब आपतन कोण के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो विचलन कोण के मान में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन यह कमी एक निश्चित कोण के पश्चात क्या होती है, वृद्धि में वापस बदल जाती है, यानी इसके बाद कमी नहीं होगी। ठीक है, एज ए प्रैक्टिकली भी हम इसको लैब में प्रूफ करके देख सकते हैं। प्रिज्म हमें चाहिए और उसको आप आसानी से ये प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कोण है, इस कोण, जब ये कोण यहाँ होता है, मतलब जब सबसे ज़्यादा न्यूनतम वाला कोण आता है, वो तभी प्राप्त होता है जब, देखिए इसके अंदर, जब डेल मिनिमम होता है, और डेल मिनिमम को हम शॉर्ट में लिख देंगे डेल M। ठीक है, डेल M लिख देंगे। और अब देखो ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है, सबसे न्यूनतम जो कोण आपको प्राप्त होता है, उस कोण के अंदर आपतन कोण और विचलन कोण दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो या तो I मान लो या E मान लो। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों का ही मान बराबर मान लिया, और कितना मान लिया, I मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में R1 R2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उनका मान होता है स्मॉल r होता है। ठीक है, अब बात करें हम, जो हमारा लास्ट समीकरण आया था, समीकरण 3 से क्या था, R1 प्लस R2 बराबर A। ठीक है, अब देखो दोनों बराबर हैं, तो R प्लस क्या हो गया बच्चों, R हो गया, R प्लस R बराबर A। ठीक है, R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो 2R बराबर क्या है ये बच्चों, A है। ठीक है, तो R बराबर क्या आ जाएगा, A बटा 2। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। अब इसी प्रकार से हम I का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हमारी समीकरण 4 ये है, समीकरण 4 ये है, डेल बराबर I प्लस E माइनस A। ठीक है, अब इसमें देखो डेल M हम ले रहे हैं, डेल M मतलब यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा न्यूनतम वाला विचलन कोण। ठीक है, I प्लस E दोनों के मान बराबर होंगे, इसलिए हमने E की जगह भी क्या मान लिया, I मान लिया, माइनस A, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो I प्लस I कितनी आई, 2I। ओके, इस A को इधर ले जाओ तो डेल M प्लस A हो गया, माइनस का ना, तो इधर ले गए प्लस हो गए, बच गया क्या, 2I। ठीक है, मान किसका निकालना है,
आई का। मैंने कहा आई और आर के मान निकालने हैं। आर का हम पहले निकाल चुके हैं, अब किसका निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं आई का मान। ठीक है, तो आई का मान निकाल रहे हैं तो ये आ गया डेल एम प्लस ए बटा 2, आई बराबर डेल एम प्लस ए बटा 2 आ गया। तो ये हो गया आपका समीकरण 6। देखो हमने आई का मान निकाल दिया और आर का मान निकाल दिया। अब हम स्नेल का नियम काम में लेंगे। स्नेल के नियम की सहायता से साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है n/1, और n/1 आप जानते हैं क्या होता है, अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात n/1 बराबर n2 बटा n1 बराबर साइन आई बटा साइन आर। चलो सोल्व करते हैं। अब आई का मान ले आओ और आर का मान ले आओ और एज इट एज रख दीजिए। आई का मान डेल एम प्लस ए बटा 2, डेल एम प्लस ए बटा 2, आर का मान ए बटा 2। ठीक है, अब ये दोनों मान आप यहाँ रख दीजिए। आपका आंसर आ चुका है n/1 बराबर साइन डेल एम प्लस ए बटा 2 बट्टा साइन ए बटा 2। तो ये आपका आंसर आ गया। प्रिज्म से डेरिवेशन का फॉर्मूला सोल्व हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, आपको ये जो n/1 है ना, इसमें केवल आपको n ही दिखाई देता है, मतलब केवल n ही लिखा होता है, 2 1 गायब होते हैं। तो अब कैसे करें, चलो देखते हैं। ये इसलिए गायब होता है जब हम वायु से किस में जाते हैं बच्चों, कांच में जाते हैं। वायु से किस में जाते हैं, कांच में जाते हैं। तो वायु का अपवर्तनांक बच्चों यहाँ होता है 1 और कांच का मान लीजिए आप n2 बराबर n। ठीक है, तो अब आप खुद समझ गए होंगे n/1 बराबर क्या होता है, n2 बटा n1। तो n2 का मान तो हमने रख दिया n बटा n1 का मान रख देंगे 1, तो n ही तो आएगा। चलो फिर भी देख लेते हैं दोबारा। जब बात करते हैं वायु से कांच में अपवर्तनांक n1 से n2 में, मतलब वायु का n1 और कांच का n2, तो यहाँ वायु के लिए हो गया n1 बराबर 1 अपवर्तनांक है और कांच के लिए n2 का मान हो गया n। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, n बटा 1 बराबर n। ये लीजिए, ये आ गया। तो ये भी इसका एक आंसर बन जाता है। समझ गए आप। अब देखो बच्चों, इसको और अगर आगे बढ़ाते हैं और अगर आपसे पूछते हैं कि किसी पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र बताइए, तो देखो हम बताते हैं पतले प्रिज्म के लिए। तो पतले प्रिज्म के लिए बात करें तो अब देखो सीधी सी बात है, पतला प्रिज्म तभी बनेगा जब आपतन कोण अपवर्तन कोण के मान बहुत कम होंगे और आई और आर के मान अल्प होने पर। तो आपको पता है साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, थीटा ही होता है। ठीक है ना, साइन थीटा का मान न्यूनतम मान थीटा, टेन थीटा का भी थीटा, कोस थीटा का 1 होता है। ठीक है, तो देखो जब साइन थीटा न्यूनतम मान करेंगे तो यहाँ से साइन गायब हो जाएगा और उसका जो थीटा है वो थीटा यहाँ रह जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरा साइन आर है तो उसमें भी थीटा रह जाएगा, मतलब साइन आई में आई रह गया, साइन आर में आर रह गया और ये वैल्यू आपकी आ गई। ओके, चलो अब इनको क्रॉस करते हैं, सोल्व कर लेते हैं पहले। तो देखो अब इसके अंदर वापस देखिए एक बार, 2 से 2 की नमस्ते हो जाएगी ना, नमस्ते हो गई। चलो आगे, अब बच गया ये n बराबर डेल एम प्लस ए बटा ए हो जाएगा। ओके, अब देखो डेल एम बटा ए और ए बटा ए का क्या हो जाएगा 1। अब 1 को भेज दो इधर तो n-1 आ गया, ए को ले जाओ गुणा में तो ये आपका आंसर आ गया डेल एम बराबर n-1 इंटू ए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है, पतले प्रिज्म से विचलन का सूत्र होता है। तो बच्चों ये डेरिवेशन है, आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में 101% आने वाला है। अब इससे संबंधित कुछ बातें और हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे अगर डेरिवेशन आता है तो साथ में एक छोटा सा टॉपिक एविल की गोली की तरह आएगा, उसके साथ जुड़ा हो सकता है, तो उसकी भी हम छोटी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। ये आपको अच्छे से आता है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश यानी जो वाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश है, वो प्रिज्म की सतह पर आपतित होती है तो उसमें से एक कलर की पट्टिका निकलती है और उसमें हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, जिसमें कलर क्या होते हैं, विभेदित हो जाते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म की सतह पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस 7 रंगों में जो विभाजन की घटना है इसे हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलो अब जो ये 7 रंग हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ये कोड है विबग्योर। विबग्योर का मतलब होता है बे जा नी है पी ना ला, ये हिंदी में कोड है और इंग्लिश में विबग्योर। बैंगनी कलर सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला कलर होता है, फिर जामुनी
नीला, हरा, पीला, नारंगी और लास्ट लाल रंग, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार हम ये 7 कलर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के अंदर प्राप्त होते हैं। स्पेक्ट्रम की बात करें, जो 7 कलर जो आपको प्राप्त हो रहे हैं वो एक समूह है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण के पश्चात प्राप्त होने वाले 7 रंगों की जो पट्टिका है उसे हम कहते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम कहते हैं। और लाल रंग की ये दिमाग में फिट करना, ये चीज़ आपके बार बार काम आएगी। प्रकाश का चैप्टर पढ़ो और आपको ये पता नहीं है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो बहुत ही गलत बात है। आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए दूर तक लाल रंग दूर तक दिखाई देता है। तो कम किसकी होती है? बैंगनी की। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, जिसके कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। जो सबसे दूरी तक जा सकता है वो किसी से डरेगा नहीं, और दूर तक जाएगा तो विचलित कम होता है। और इसीलिए यही कारण है कि सभी खतरे के निशान अर्थात डेंजरस पॉइंट लाल रंग के होते हैं। खतरे के निशान, ठीक है, लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बैंगनी वर्ण की बात करें, बैंगनी वर्ण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसके कारण इसका विचलन सर्वाधिक होता है। बैंगनी रंग दिखाई कम देता है क्योंकि ये विचलित हो जाता है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य मतलब डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो बैंगनी सबसे कम करेगा। तो बच्चों देखते हैं कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण की अगर बात की जाए तो हमें पता है जो प्रिज्म की जो पट्टिका है उसमें हमें बैंगनी से लास्ट लाल रंग दिखाई दिया। तो पहले बैंगनी और बाद में आपका लाल रंग, तो दोनों का जो विचलन है उसमें जो डिफरेंस है वो क्या होता है? वो होता है कोणीय विक्षेपण होता है थीटा, ठीक है। अगर अब हम इसमें ये बात करें कि इनका पतले प्रिज्म का जो सूत्र था वो सूत्र अप्लाई करें, तो देखो जहाँ हमने V लिखा है, V का मतलब यहाँ हो गया वॉयलेट बैंगनी से, और जहाँ हमने R लिखा है तो R का मतलब हो गया लाल कलर से। अब ये दोनों ही मान आपको यहाँ रखने हैं, इसके अंदर 1 और 2 रख दिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -1, ये माइनस माइनस +1, तो दोनों नमस्ते कर लेंगे। नमस्ते करेंगे बच्चे क्या? NV माइनस NR इंटू ए। तो ये क्या हो गया? छोटा टॉपिक था, कोणीय विक्षेपण हो गया है, ठीक है। अब बच्चों प्रिज्म के ऊपर हमारे किताब के अंदर केवल एक ही क्वेश्चन है, और वो लास्ट में प्रश्न नंबर 6 के रूप में है। उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा गुणा भाग होगा लेकिन बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। प्रिज्म है और अज्ञात, जाहिर सी बात है ज्ञात करना पड़ेगा। अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर क्या होता है? आपतित होता है। तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण मैंने आपको बताया था 60 डिग्री होता है। यदि प्रिज्म को जल में, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए जिसमें जल का अपवर्तनांक हमें पहले से पता होता है, ये चीज़ें बार बार हमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ अच्छी बात है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो को रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। पहले अपवर्तनांक पूछ रहे हैं, तो प्रिज्म से विचलन का इसके अंदर एक ही तो सूत्र आया है, उसी से हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। चलो करते हैं। ये लीजिए, ये अभी थोड़ी देर पहले आपको यही तो बताया था, एक ही तो फॉर्मूला याद हुआ इसके अंदर, sin a प्लस डेल एम बटा 2 बटा sin a बटा 2। तो देखो डेल एम हमें दिया हुआ 40 डिग्री, प्रिज्म कोण हमें पता है 60 डिग्री, यहाँ रखेंगे 60 प्लस 40 बटा 2, तो 60 प्लस 40 कितने हो जाएंगे? 100, 100 बटा 2 कितने हो गए? 50। तो ऊपर तो आ गया साइन 50 डिग्री, बटा में देखो साइन a बटा 2 है, तो a की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, तो साइन 60 बटा 2 यानी साइन 30 डिग्री। चलो तो साइन 50 डिग्री और बटा साइन 30 डिग्री। अब या तो आप साइन 50 डिग्री का मान रख दो, साइन 30 का मान रख दो, सोल्व कर दो, या फिर आप ये क्या करेंगे, साइन 30 का मान 1/2 कर देंगे और 2 जाएगा ऊपर और उसको गुणा कर दीजिए इसकी वैल्यू से, तो आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी अपवर्तनांक के लिए ध्यान रखना, आप लगभग 1.51, 1.52, 1.53 ऐसे ही मान आपको प्राप्त होते हैं। तो लगभग ये 1.53 आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और ये भी याद नहीं हो तो 1.5 तो आप हमेशा याद रखना कांच के लिए अपवर्तनांक के रूप में, ठीक है। चलो ये आ गया। अब सेकंड स्कैन देखते हैं कि हमें पता है कि अगर पानी के लिए बात करें, हवा के सापेक्ष W मतलब यहाँ पर जल हो गया ना, तो साइन a प्लस डेल एम अपॉन साइन a बटा 2, ठीक है। अब देखो हमें जो
वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डेल एम को हम मान लेंगे यहाँ पर डेल एम डेस, ठीक है। डेल एम को क्या मान लेंगे यहाँ पर, डेल एम डेस, यानी अब वो जो पहले वाला विचलन कोण था वो नहीं करना, क्योंकि अब आपको नया ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें आगे की जो प्रक्रिया करेंगे वो डेल एम डेस से करेंगे। तो हमने यहाँ कर दिया डेल एम डेस, और ये जो एन डब्ल्यू है तो इसमें प्रिज्म को किस में रखा गया, पानी में रखा गया। किसको, कांच को पानी में। तो कांच अपॉन ये हो गया पानी, तो कांच के लिए ग्लास जी और पानी के लिए डब्लू। तो एन जी ए मतलब हवा के अकॉर्डिंग कांच का, और ये हवा के अकॉर्डिंग पानी का अपवर्तनांक का अनुपात बराबर साइन ए का मान तो फिक्स ही है 60 डिग्री प्लस डेल एम डैश जो अब हमें ज्ञात करना है बटा 2, और बटा ये दो हमने सीधा कर दिया साइन ए बटा 2। तो साइन 60 बटा 2, 60 बटा 2 क्या होता है 30 डिग्री, कितना आ गया साइन 30 डिग्री आ गया। चलो अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो बच्चों इसमें सॉल्व करेंगे ना, तो हमें पता है 1/2, 2 जाएगा ऊपर, फिर 2 ऊपर जाएगा ना, तो फिर आप इसको इधर ले आए 2 को, तो जो 1/2 ऊपर जा रहा था वो अब इधर आ जाएगा नीचे 1/2 के रूप में, तो 1/2 के रूप में, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता है, कांच के लिए यहाँ पे 1.53 है, पानी के लिए 1.33 है, ठीक है। अंदर साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम डैश अपॉन 2 है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 0.575188, ठीक है। और इधर सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 60 डिग्री प्लस डेल एम डैश अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ साइन की जो वैल्यू हम हटाते हैं तो वो कितने के लिए है 35.1 डिग्री के लिए है, ठीक है, 35.1 डिग्री के लिए। और आगे क्या बच गया 60 डिग्री प्लस डेल एम डैश अपॉन 2, ठीक है। अब भाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है 70.2 डिग्री आ गया। इसको घटाएंगे तो 10.2 डिग्री आ रहा है, बट हम ऑलमोस्ट क्या कहेंगे इसको 10 डिग्री। और वैसे भी पतले प्रिज्म का सूत्र 10 डिग्री तक के लिए ही सार्थक होता है। तो वैसे आप याद कर लेना कि पतले प्रिज्म से बात की जाए तो लगभग थीटा मान 10 डिग्री ही प्राप्त होता है। तो आपको इतनी गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आंसर आपको हमेशा याद आ जाएगा। पतले प्रिज्म के लिए ध्यान रखना लगभग थीटा बराबर 10 डिग्री ही प्राप्त होता है। तो ये आपको एक ट्रिक है याद करने की, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये प्रिज्म का जो वीडियो था इसको पूरा आपने ध्यान से देखा होगा। और इसमें जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि वो डेविएशन एग्जाम में 101% आएगा। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कहीं भी समस्या आए तो इसको बार बार रिपीट करके देख लेना, लेकिन इस डेविएशन को याद अवश्य कर लेना। अब बच्चों हम इस डेविएशन के अंदर हमने बात की थी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और बैंगनी जो वर्ण होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अब इसके ऊपर जो आधारित घटनाएं हैं उनका जिक्र हम करेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।